केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने से पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी, यानी खबर के साथ उसकी पूरी पड़ताल। आज खबरों की शुरुआत करेंगे कानपुर से आई खबर के साथ। कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की बात करेंगे। लोगों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार शिवम मिश्रा को सिर्फ और सिर्फ 5.5 घंटे के अंदर बेल मिल गई। कोर्ट ने नियमों का हवाला देकर कानपुर पुलिस को गिरफ्तारी के लिए फटकार भी लगाई। अब सवाल यहां पर यह है कि हमारे सिस्टम में इतने लूप होल क्यों है कि एक आरोपी इतनी आसानी से छूट जाता है। आखिर क्या कुछ हुआ कोर्ट में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 5 टीमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए और उन टीमों ने अच्छा काम करते हुए गिरफ्तार। इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लैम्बोर्गिनी कांड में कानपुर पुलिस 5 दिन से लापरवाही के आरोपों में घिरी थी। शिवम मिश्रा का बचाव करने तक के गंभीर आरोप थे, लेकिन आखिरकार गुरुवार को कानपुर पुलिस ने फरार लैम्बोर्गिनी ड्राइवर शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी का ऐलान करने सिंघम वाले अंदाज में डीसीपी साहब खुद विजयी मुस्कान के साथ सामने आए। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और समग्र प्रयास करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुलिस के विवेचना में पर्याप्त रूप से ये बात प्रमाणित है कि घटना के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और वो इसी आधार पर 5 टीमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए और उन टीमों ने अच्छा काम करते हुए गिरफ्तार किया। लेकिन कानपुर पुलिस के डीसीपी साहब गच्चा खा गए। शायद इनको कानूनी नियमों की जानकारी नहीं थी, तभी तो कोर्ट में पुलिस को फटकार ली। शिवम मिश्रा के वकील ने गिरफ्तारी के 5.5 घंटे के अंदर ही उसे जमानत दिलवा दी। इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। ये कार्रवाई जो पुलिस की थी, साहब माननीय न्यायालय इसको भांप गई थी, तो माननीय न्यायालय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश पारित किया है, रिमांड रिफ्यूज किया है। एसीएमएम कोर्ट ने कानपुर पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस ने शिवम मिश्रा को किस आधार पर गिरफ्तार किया, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत गिरफ्तारी के कुछ नियम हैं। इसके तहत ऐसे मामले जिनमें 7 साल से कम की सजा हो, उनमें किसी को अनावश्यक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर पूछताछ जरूरी है तो पुलिस आरोपी को हिरासत में ले सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती। और गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करना बेहद जरूरी है, और शिवम मिश्रा के मामले में कानपुर पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भले ही शिवम मिश्रा की 12 करोड़ की कार की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए, लेकिन कोर्ट की नजर में शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी अवैध थी और यही वजह है कि उसे फटाफट जमानत मिल गई। जैसा कि मैं पहले से कह रहा था कि ड्राइवर जो है गाड़ी शिवम का ड्राइवर चला रहा था, वो शिवम का ड्राइवर ही चला रहा था गाड़ी। थ्योरी में कल मोहन आया, मोहन को लाया गया कोर्ट ने, लेकिन मोहन का सरेंडर को स्वीकार नहीं किया। क्या लगता है कि इसको कवर अप कितना किया जाए? वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी होगा जी। वकील साहब, साफ तौर पर वीडियो पे दिख रहा है कि शिवम गाड़ी से निकल रहा है, सिंगल ड्राइवर है, सब कुछ, उसके बाद भी इस कवर अप क्यों? वो न्यायिक प्रक्रिया है, सारा कुछ जांच का विषय है। जो कुछ भी कोई जो भी आदेश होगा माननीय न्यायालय का, वो आपके समक्ष होगा कुछ देर। पुलिस की कार्रवाई में हुई ये गलती शिवम मिश्रा के लिए गिरफ्तारी से बचने की चाबी बन गई, सिर्फ 20,000 के मुचलके पर। यानी जिस शिवम मिश्रा को पकड़ने में 5 दिन लगे, वो 5.5 घंटे के अंदर कोर्ट से बरी हो गई। कोर्ट ने उसे सिर्फ 20,000 के मुचलके पर छोड़ दिया। दलील दी गई कि गिरफ्तारी अवैध थी, इसलिए बेल दे दी गई।
लेकिन शिवम की गाड़ी से घायल हुए लोगों के सवाल वहीं के वहीं हैं कि अगर आप में ताकत है तो सिस्टम हो या फिर इंसाफ, सबके लूप होल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनकी एक फोटो ने सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है, हलचल बढ़ा दी है। योगी ने ब्रह्मोस के साथ फोटो डालकर एक तरीके से पाकिस्तान और उनकी पैरवी करने वाले विपक्ष को सीधा संदेश दे दिया है। एक तीर से योगी ने कई निशाने साधे हैं। यहाँ पर कौन टारगेट पर है और कौन टारगेट पर रहा और किस तरीके से उनके इस फोटो को लेकर अब बयानबाजी भी हो रही है, सब समझाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ के अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर कवर फोटो बदल गई है और यह बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद, जिसकी चर्चा सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी है। इस तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर करीब 9 महीने पुरानी है, लेकिन तस्वीर का संदेश बिल्कुल नया है। अब सवाल है कि सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट के कवर पेज पर इस तस्वीर के मायने क्या है। इसे समझने के लिए अब से ठीक 9 साल पहले चलना होगा, जब बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी। और बीते 9 साल में शायद ही कोई ऐसा चुनाव होगा जहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रचार का चेहरा न रहे हों। सीएम योगी हर चुनाव में विरोधियों पर जमकर बरसे और हर चुनाव में बीजेपी के सियासी मीटर को फायदा भी पहुंचाया। सीएम योगी के चुनावी संबोधनों में विकास, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सनातनियों की एकजुटता और पाकिस्तान को कड़ा संदेश जरूर शामिल रहता है। यानी बुलडोजर से लेकर ब्रह्मोस तक। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तस्वीर के जरिए वही संदेश देने की कोशिश भी की है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ब्रह्मोस आत्मनिर्भर और शक्तिशाली होते हुए हिंदुस्तान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, कुछ वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी घुटनों पर आ गए हैं। सीएम योगी की यह तस्वीर इस बात का संदेश है कि यूपी अब सुरक्षित हाथों में है, जहां अब लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता करना संभव नहीं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने इसे लेकर बड़ा संदेश भी दिया था। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। बीते कुछ सालों में ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान की स्वदेशी ताकत का प्रतीक बनकर उभरी है, क्योंकि अब रक्षा उत्पादों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में ही किया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ तस्वीर के जरिए सीएम योगी सशक्त और मजबूत होते उत्तर प्रदेश का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बजट को लेकर विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, तो वहीं योगी यूपी के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टारगेट सेट करके बैठे हैं। इतना ही नहीं, यूपी के पहले आर्थिक सर्वेक्षण में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रोड मैप भी पेश किया गया है। इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। डिफेंस सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल भारत की मजबूती का प्रतीक है। जिस तरह भारत डिफेंस सेक्टर का तेजी से हब बन गया है, उसी तरह सीएम योगी उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का हब बनाने में जुटे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित हो चुकी है, उत्पादन शुरू हो चुका है। यानी 2047 वाले विजन में यूपी तेजी से अपना योगदान दे रहा है। बाबा के बुलडोजर वाले अवतार से विरोधी पहले ही परेशान थे और अब
ब्रह्मोस वाले अवतार ने योगी के विरोधियों की बेचैनी और बढ़ा दी है। योगी जहां यूपी में लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करते, वहीं बात अखंड भारत और दुश्मन देश पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान के हमदर्दों पर जमकर बरसते भी। और सीएम योगी का यही अंदाज विपक्षी दलों के लिए नाइटमेयर से कम साबित नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गृह मंत्रालय की तरफ से वंदे मातरम को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। मुस्लिम मौलाना इसे राष्ट्रभक्ति के इतर धर्म से जोड़कर जबरदस्ती का थोपा हुआ बता रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, इसके अलावा उन्हें कोई भी स्वीकार नहीं है। आखिर विवाद क्या है पूरा ये और किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी हो रही है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आगे जो 5 स्टैंजर्स हैं वो 5 स्टैंजर्स में देव देवताओं की सारी ये है। जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली, ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती है। समाज को तय करने दे। मुस्लिम समाज बहुत मैच्योर्ड है। ये जो सडनली आके एकदम ठेकेदार जो लोग बन जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। आजादी के मतवालों के लिए जो गीत कभी फांसी के फंदों पर झूल जाने का हौसला था, आज वही वंदे मातरम सियासत का एक मोहरा बनकर रह गया है। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए तमाम मौलाना और उलेमा एकजुट हो गए। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर सरकार के फैसले को पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश आते ही मजहबी तर्क गढ़े जाने लगे। मौलाना साजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया कि चाहे सिर कट जाए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने, भला माने। मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बीजेपी वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आड़े हाथों ले रही है, उन पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि कट्टरपंथ फैलाने वाले मौलाना मुस्लिमों के ठेकेदार न बने। समाज को तय करने दे। मुस्लिम समाज बहुत मैच्योर्ड है और वो अपनी तरीके से डिसीजंस लेता। ये जो सडनली आके एकदम ठेकेदार जो लोग बन जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। समाज बहुत काबिल है और मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा समाज अब बनता जा रहा है, तो दे नो देयर राइट एंड रॉन्ग, सो दे लेट देम डिसाइड। मदनी साहब उनके ठेकेदार समाज के ना बने। साफ है, वंदे मातरम पर सरकार के फैसले को लेकर मौलाना तर्कों के बदले कुतर्क गढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वंदे मातरम पर आखिर कब तक चलेगा ये मजहबी काट? तुष्टीकरण की सियासत का आखिर अंत कब होगा? विरोध के नाम पर राष्ट्र के अपमान की सीमा लांघी जा रही है और जो गीत आजादी का मंत्र बना वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? अब वक्त आ गया है कि देश ये तय करे कि आस्था बड़ी या राष्ट्र। सवाल बड़ा है। जिस मिट्टी का अन्न खाते हैं, जिस धरती की गोद में सिर रखकर सोते हैं, अगर उसी मिट्टी को मां कह दिया या उसकी वंदना कर दी तो धर्म और ईमान खतरे में कैसे आ जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा तो पुलिस की गिरफ्त में है।
लेकिन उसके गुर्गे उसके मकसद को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे कैफे का काला सच सबके सामने आया, जहां कॉफी की जगह लड़कियों को परोसी जा रही थी कुछ और चीजें। ये वो लड़कियां थी जिनका धर्मांतरण करवाया गया, इनमें से कई को ब्लैकमेल तक किया गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं छांगुर के साथ, सब कुछ समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बलात्कार करते हैं, पूरी वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करके इनको अपना सप्लाई करते हैं। राहुल सिंह नाम बताता है, लेकिन धोखे से उसका आधार कार्ड मुझे मिलता है तो उसमें नाम कमरू जमाल होता है। मुस्लिम भी और हिंदू भी है, कम से कम 100 से भी ज्यादा है। लखनऊ का ये वो कैफे है जहां धर्मांतरण और देह व्यापार का घिनौना खेल खेला जा रहा था। सालों पहले कैफे के नाम पर शुरू हुई ये दुकान धीरे धीरे जिस्म फरोशी के अड्डे में बदल गई और इसका शिकार बनी कई हिंदू लड़कियां। और बड़ी चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी भी फंसी हुई हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदू थी, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। कुल मिलाकर एक बड़ा रैकेट जो है वो सामने आया है। इस मामले में अभी तक एक FIR दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे पीड़िताएँ सामने आएंगी उनकी भी FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। लखनऊ में सालों से चल रहे इस कैफे की आड़ में 10 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है और इसके पीछे था छांगुर बाबा वाला ब्लूप्रिंट। कैफे में छांगुर की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि हो न हो इस पूरे रैकेट के तार छांगुर से जुड़े हुए ही होंगे, क्योंकि इस कैफे से छांगुर के गुर्गे लखनऊ के कई लोगों को लड़कियां सप्लाई करते थे। धमकी देता था और आपके घर पे बता देंगे, जो है नेट पे तुम्हारा वीडियो डाल देंगे, न्यूड वीडियो डाल देंगे। तो राहुल नाम अपना बताता, राहुल सिंह नाम बताता है, लेकिन धोखे से उसका आधार कार्ड मुझे मिलता है तो उसमें नाम कमरू जमाल होता है। बिहार का है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, कमर हयात बाराबंकी का रहने वाला है। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक इस पूरे रैकेट का किंग पिन कमरुल जमाल नाम का लड़का था, जो खुद को राहुल सिंह बताकर पहले तो आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाता था, फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। इसके बाद उन लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाता था और अगर किसी ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी जाती थी। यानी हिंदू लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर छांगुर और उसके लड़के धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का ऐसा कॉकटेल तैयार करते थे कि उसकी गिरफ्त से निकलना लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता था। दावा तो ये तक किया गया कि ये लोग 100 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा गैंग है। गोमती नगर में स्पा सेंटर की आड़ में किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, सैकड़ों लड़कियों का मामला है। ये हिंदू लड़कियों का खासकर कन्वर्जन कराता था, हिंदू बन के ये नाम रख के, इसने नाम मुस्लिम ये व्यक्ति था, इसने बिहार से ही आया हुआ है। कई लड़कियों को इसने बंधक बना रखा है। 13 साल 14 साल की लड़कियों का को ये देह व्यापार में झोंक रहा था। हुक्काबार सेंटर, स्पा सेंटर उसमें बेच रहा। कई लड़कियां गायब हो चुकी है। हालांकि एक NGO की मदद से छांगुर के चंगुल में फंसी 15 लड़कियों का रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने लखनऊ के उस कैफे के मालिकों के खिलाफ FIR भी दर्ज करी। लेकिन सवाल वही है कि यूपी में छांगुर जैसे धर्मांतरण के धंधेबाज खुले कैसे घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाना, उसके बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाकर धमकाना और जब लड़की डर जाए तो उसे धर्मांतरण के दलदल में धकेल देना। हालांकि इस बड़े खुलासे के बाद अब पुलिस भी चौकन्नी हो गई है और अब लड़कियों के बयान के आधार पर छांगू के गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। उधर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र के परभणी में मेयर पद की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उद्धव गुट ने इस कुर्सी पर सैयद इकबाल को बिठा दिया, जिससे उद्धव गुट पूरी तरह से घिर गया है। कांग्रेस के सपोर्ट से उद्धव ठाकरे ने परभणी में मेयर तो बना लिया, लेकिन मुस्लिम मेयर के चक्कर में वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। अब बीजेपी की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और बार बार उन्हें बाबा साहेब की याद दिलाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की करारी हार गई। ठाकरे परिवार केवल परभणी नगर निगम में अपना मेयर बना पाया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो महाराष्ट्र में कभी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करती थी, जिसका चेहरा बाला साहेब ठाकरे थे, वो आज इतनी मजबूर हो गई कि मेयर की कुर्सी पर एक मुसलमान को ही बिठा रही है। जनाब उद्धव ठाकरे का मुसलमानों से कितना लगाव है वो आज सिद्ध हो गया। जो उनको मुंबई में संभव नहीं हुआ, वो परभणी में मुस्लिम महापौर मेयर बनाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अब शिवसेना नहीं बल्कि जनाब सेना बन चुकी है। परभणी के मेयर के पद के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी और उद्धव गुट दोनों के उम्मीदवार आमने सामने थे। परभणी में मुस्लिम मेयर उद्धव गुट ने सैयद इकबाल को मैदान में उतारा था। उन्हें कुल 39 वोट मिले। वोटिंग में शिवसेना यूबीटी के हिस्से 25 वोट आए। कांग्रेस को 12 वोट मिले, एनसीपी को 1 और 1 वोट निर्दलीय के। इन सब के समर्थन से शिवसेना यूबीटी के सैयद इकबाल परभणी के मेयर चुन लिए गए। उनके मुकाबले में बीजेपी के तिरुमला खिल्लारे को 26 वोट मिले और वो ये चुनाव हार गए। यानी उद्धव गुट ने सैयद इकबाल को अपना उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों ने उन्हें समर्थन दे दिया। इसी पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। संजय निरुपम ने 2-2 कह दिया कि उद्धव ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से ही समझौता कर लिया। नहीं, उबाठा ने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करूंगा, क्योंकि उबाठा के पास अब जो वोट बैंक बचा है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक, और अपने वोटों का कर्ज उतारने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने परभणी का महापौर एक मुस्लिम को बनाया। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र में एनडीए से अलग हुई, तब से ही उन पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के आरोप लगते रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खुलकर मुसलमानों के पक्ष में बयान दिए थे। अब उद्धव का मुसलमान नेता को मेयर बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नई सियासी चाल है। बाला साहब के विचार छोड़ दिए, बाण तो चला ही गया। अब उद्धव मामू दाढ़ी बढ़ा लो, टोपी पहन लो, सुनता तो पहले ही आपकी हो चुकी है। बाला साहब होते तो ये देखकर सबसे ज्यादा दुखी होते। उद्धव का ये नया पैतरा उन्हें शिवसेना के उस कोर वोटर का नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है, जो बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्ववादी छवि की वजह से टूट के बावजूद उद्धव के साथ खड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात भारत के आसमान के उस ताकत की जिसने समंदर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल फाइटर विमान की। एक ऐसी डील जो अब सिर्फ 36 विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि 114 नए लड़ाकू विमानों के साथ भारत अब आसमान का अजय योद्धा बनने जा रहा है। देखिए कैसे। आसमान को चीरती ये गर्जना और दुश्मन की रडार को अंधा कर देने वाली ये रफ्तार, ये है भारतीय वायुसेना का वो बाहुबली, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसने अब एशिया में शक्ति का संतुलन बदल दिया है। राफेल की गूंज अब और तेज होने वाली है, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत 114 नए राफेल विमानों के मेगा प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है। पिछले कई महीनों से चली आ रही इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर फाइनल मुहर लग चुकी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने गुरुवार को 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस मेगा डील की सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है इसका मेक इन इंडिया मॉडल। खबरों के मुताबिक 114 विमानों में से 18 राफेल लड़ाकू विमान सीधे फ्रांस से पूरी तरह तैयार होकर आएंगे, जबकि बाकी 96 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। इस सौदे के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी, जिनमें 36 पुराने
114 नए और 26 भारतीय नौसेना के लिए है। रक्षा मंत्रालय ने ये ऐतिहासिक फैसला ऐसे समय में लिया है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 18 फरवरी के आसपास भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति डील पर फाइनल मुहर लगाएंगे। डिफेंस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल का नया बेड़ा भारत की घटती स्क्वाड्रन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भारत के रक्षा मंत्री ने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए जो स्वीकृति दी है आर्म्स में, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 114 राफेल एयरक्राफ्ट। ये जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, ये पहले के मुकाबले ज्यादा लीथल होंगे, इनमें एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी और खास बात ये है कि इनमें से करीब 100 राफेल एयरक्राफ्ट आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह कि इंडियन फोर्स में जो करीब 10 स्क्वाड्रंस की कमी महसूस की जा रही थी टू चेक द टू फ्रंट वॉर, वो भी अब काफी हद तक पूरी हो जाएगी। लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या हिंद महासागर की लहरें, राफेल हर जगह कोल्ड स्टार्ट की क्षमता रखता है, यानी बटन दबते ही मौत का पैगाम तैयार, क्योंकि राफेल की खासियत ही उसे बनाती है सबसे अलग। राफेल की ताकत, रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज करीब 3700 किलोमीटर, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए सक्षम, हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है, एडवांस रडार तकनीक से लैस। आपको बता दें कि राफेल विमानों का इस्तेमाल भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में किया था, जिसमें पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। साफ है कि 114 नए राफेल विमानों की ये डील भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाएगी। अब हिंदुस्तान की धरती पर राफेल बनेंगे भी और गरजेंगे भी। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति में आरोपों का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला बेहद निजी और चौंकाने वाला है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर से एक बार नए विवादों के केंद्र में आ गए हैं। पहली शादी को लेकर भूचाल और अब बेटी को लेकर नया बखेड़ा। आखिर क्या है अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव की बेटी के होने के दावे का पूरा सच? आखिर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है और बयान कुछ और दिए जा रहे हैं, इन सबके बीच सच क्या है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भैया, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ तो कुर्सी के साथ साथ किस्सों की भी कमी नहीं। अब अपने तेज प्रताप भैया को ही देख लीजिए, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी शिव, लेकिन आजकल वो अपनी लीला की वजह से नहीं बल्कि रास लीला और उसके साइड इफेक्ट को लेकर चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि वो बाप बन गए हैं। उनकी कथित पत्नी अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम उज्जैनी रखा गया है। लेकिन तेज प्रताप का दावा है कि न तो अनुष्का से उनका कोई संबंध है, न ही वो उस बच्ची के पिता है जिसे अनुष्का ने जन्म दिया। सारी चीजों को मैं खारिज करता हूँ। पूरे तरीके से बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगाने का काम किया, हमारी छवि को खराब करने का काम किया गया है। हम इसको, ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद तो मानो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल यक्ष प्रश्न बनकर घूम रहा है कि आखिर अनुष्का यादव ने जिस बच्ची को जन्म दिया उसके असली पिता कौन है, और अगर तेज प्रताप यादव उस बच्ची के पिता है तो वो इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब अनुष्का यादव के बड़े भाई आकाश यादव सामने आए। आकाश यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में तमाम सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। कल तक जो आकाश यादव तेज प्रताप को ललकारते नजर आ रहे थे, वो अब तेज प्रताप पर नरमी दिखाते नजर आए, तेज प्रताप को अपना रिश्तेदार बताते नजर आए। तेज प्रताप यादव जी ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने उनके सभी बातों को अनुष्का के बड़े भाई होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, हम उनके सभी बातों को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है भैया, कि तेज प्रताप यादव जी के अलावा
अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार पर अगर उंगली उठाता है या किसी प्रकार का कोई चीज करता है तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा कानूनी प्रक्रिया में मुझे जाने के लिए। वहीं बच्ची के पिता के नाम पर आकाश ने कहा कि वो वक्त आने पर बच्चे के पिता ही नहीं उसके दादा दादी का नाम भी बताएंगे। अनुष्का के पति का जो नाम है, जो उज्जैनी के जो पापा का नाम है, उज्जैनी के जो दादा दादी का जो नाम है, अन्य परिवारों का नाम है, उसका नाम सार्वजनिक मंच पे हम नहीं ले सकते क्योंकि उनके जान पे भी खतरा है और कानूनी प्रक्रिया भी है। एक तरफ आकाश तेज प्रताप पर नरमी दिखा रहे हैं, वहीं तेज प्रताप का नाम लिए बिना उन्हें कानून का डर भी दिखा रहे हैं। जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि उज्जैनी के पिताजी ने डिनाई किया है, नॉट वाया मीडिया एंड नॉट वाया एनी सोर्सेज, अगर मेरे को लगा कि हमारी भगनी को पिता का नाम नहीं मिल रहा है या हमारी भगनी का पिता कौन है इसका अधिकार हमको चाहिए, तो हम मीडिया नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। आकाश यादव ने भले ही सब कुछ साफ साफ न कहा हो, लेकिन उन्होंने इशारों में ये बता दिया कि उनकी भांजी के पिता कौन है, और तेज प्रताप पर उनकी नरमी भी बता रही है कि उनका तेज प्रताप से क्या रिश्ता है। अनुष्का के साथ फोटो वायरल होने के बाद से ही तेज प्रताप न केवल पारिवारिक बल्कि सियासी वनवास भी झेल रहे हैं। आकाश ने अर्ध सत्य बताकर गेंद अब तेज प्रताप यादव के पाले में डाल दी है और बिहार की जनता को इंतजार है जब तेज प्रताप आकाश यादव के अर्ध सत्य का पूर्ण सत्य बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के विधायक प्रदीप पटेल पिछले 1 महीने से लापता हैं। वो कहां है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ना तो उनका मोबाइल नंबर चालू है और ना ही वो किसी कार्यक्रम या पार्टी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। उनकी मौजूदगी कहीं पर भी नहीं है। विधायक जी की अचानक गुमशुदगी ने क्षेत्र की जनता और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। विधायक के लापता होने पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर उन्हें ढूंढने की मांग की है और अब ये मुद्दा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक असुरक्षित है? क्या मूसा गैंग के डर से विधायक अंडरग्राउंड हो गए? क्या मध्य प्रदेश में माफियाओं का दबदबा बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मूसा गैंग की डर की वजह से पिछले 1 महीने से अंडरग्राउंड है। किसी को पता नहीं है कि वो आखिर कहां छिपे हैं। ना ही उनके करीबी कुछ बता पा रहे हैं। सोशल मीडिया में उनके भोपाल में होने की चर्चाएं थी, लेकिन वहां भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो सभी को पता है, मऊगंज में वहाँ पर गिरोह सक्रिय है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। विधायक को सुरक्षा के लेकर के जो बात चल रही है तो उनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई मऊगंज में। मूसा गैंग जो मऊगंज में सक्रिय है कई सालों से है, कोई रजिस्टर्ड तो नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन की जानकारी में है। एसपी हैं और कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने भी विधायक जी की सुरक्षा के संबंध में कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं किया है और न उनकी कोई बात सुनी गई। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो काफी डरे हुए नजर आ रहे थे और अपने परिवार से घर के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे थे। घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और अपने परिवार को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे थे। इस वीडियो में प्रदीप पटेल का खौफ साफ देखा जा सकता है। सुना आपने, ये हाल बीजेपी विधायक का है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोहन सरकार ने माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या विधायकों को माफियाओं के डर से अंडरग्राउंड होना पड़ेगा? विधायक प्रदीप यादव की 1 महीने से अनुपस्थिति ने जिले की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उनकी गैर मौजूदगी और मोबाइल बंद होने के बाद विपक्ष के नेता चिंतित हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा आईजी गौरव सिंह राजपूत के पास पहुंचकर विधायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिछले 25 दिनों से गायब है। भोपाल तक में सारे न्यूज चैनल वाले ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाने आया हूँ, ब्यूरो में कायमी कर दें।
इस पूरे मामले को लेकर जब रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से बात की गई तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से इस मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है। जब किसी को लगातार दौड़ाया जाता है तो वो अवकाश पर चला जाता है। विधायक प्रदीप पटेल भी शांति पाने के लिए अवकाश पर हैं और वो जल्द ही अपने विधानसभा क्षेत्र में लौटेंगे। मऊगंज के बीजेपी विधायक के लापता होने की जानकारी जब हमने पुलिस महकमे से मांगी तो उन्होंने भी विधायक के लापता होने की बात मानी। हालांकि उन्होंने मूसा गैंग के अस्तित्व में होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विधायक उनसे मदद मांगेंगे तो पुलिस उनकी पूरी मदद करेगी। यहाँ तक उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें हमने FIR की और दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। और जो मऊगंज के जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करते भी आए हैं और सारी प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई हैं। उसमें हमने NSC भी किया है, हमने जिला बदर भी किया है। तो ऐसा किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर एक आम जनता में बिल्कुल सुरक्षा की पूरी भावना है और इस तरह का मैं डिनाई करता हूँ कि कोई भी गैंग यहाँ पे एक्टिव है। मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अपराधी के डर से कोई विधायक अंडरग्राउंड हो जाए। सत्ताधारी दल के लिए काफी शर्मिंदगी की भी बात है। अब देखना यह है कि सरकार विधायक की तलाश के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाती है। सवाल ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।